नमस्कार। संख्या पद्धति की पिछली क्लास में आपने सम और विषम संख्याओं के बारे में जाना था। आज की इस क्लास में हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग अभाज्य संख्याओं को पहचानना सीखेंगे। सबसे पहले एक दो बातें आपको ध्यान देनी है भाज्य और अभाज्य संख्या के संबंध में। सबसे पहली बात कि कोई भी संख्या स्वयं से विभाज्य होती है, साथ ही साथ कोई भी संख्या एक से भी विभाज्य होती है। विभाज्य होने का क्या मतलब है? पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी अगर हम भाग देते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं स्वयं से विभाज्य है, अगर किसी संख्या को हम उसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाए, कोई शेषफल ना बचे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम किसी संख्या को एक से भाग देते हैं तो दी गई संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, वहाँ कोई शेषफल नहीं बचता है। अब यदि कोई संख्या स्वयं से विभाजित होती है, एक से विभाजित होती है, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अगर दी गई संख्या किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो रही है तो हम ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। यानी एक ऐसी संख्या जो स्वयं को और एक को छोड़कर अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक ऐसी संख्या जो एक को और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित होती है, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात आपको बताई गई कि कोई भी संख्या, चाहे वह भाज्य हो चाहे वह अभाज्य हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, वह एक से विभाज्य होती है, स्वयं से विभाज्य होती है। ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, चाहे वह भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो, दोनों में कॉमन है। भाज्य संख्या भी एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है, और अभाज्य में भी यही है। लेकिन अभाज्य में क्या है कि कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता है, माने कोई तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 का। अगर 2 को देखा जाए, यह किस किस संख्या से विभाजित होगा? पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। ठीक है। 0 से तो भाग दिया नहीं जा सकता, आप 0 से भाग नहीं देंगे, अपरिभाषित है। ठीक है। आप इसको 1 से विभाजित कर सकते हैं, साथ ही साथ 2 से विभाजित कर सकते हैं। यानी आपने इसको 1 से भाग दिया और स्वयं से भाग दिया, तब जाकर यह विभाजित हुआ। आपको कोई ऐसी तीसरी संख्या नहीं मिलेगी जिससे यह पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है। और ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 के बाद 3 आता है, 5, 7, 11, ये सारी हमारी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं। आप इसमें से किसी को भी उठा लें, मान लीजिए 11 को उठाया। ठीक है। अब 11 किस किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है? तो आपको मिलेगा एक स्वयं है, यानी 11 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, और एक संख्या और है 1। ठीक है। ये तो दोनों में कॉमन होता है। अब भाज्य संख्या में एक नई चीज जुड़ती है कि वह 1 से विभाज्य हो रही है, स्वयं से विभाज्य हो रही है, ये इसकी पहचान है ही नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक है। दोनों में कॉमन है। जब किसी तीसरी संख्या से कम तीसरी होनी चाहिए, हमें नहीं कह केवल 3 होनी चाहिए। ठीक है। और अधिक हो सकते हैं, और अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अन्य गुणनखंड होना चाहिए। यानी एक अन्य ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो सके। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यानी एक अन्य संख्या, ठीक है, क्या करें? एक अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। एक अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। एक अन्य संख्या से विभाज्य। जब कोई संख्या 1 से और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित होती है, ठीक है, कम से कम किसी तीसरी संख्या से विभाजित होती है, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 4 लिया हमने, 4 1 से कट रहा है, 1 से 4 में भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया। ठीक है। स्वयं से विभाज्य, 4 से भाग दिया, इससे तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यह दोनों में कॉमन है। एक कोई पहचान नहीं बताता है, पहचान बताएगी तीसरी संख्या। ठीक है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 4 को डिवाइड कर सकती है? तो आपको मिलेगा 2। ठीक है। अगर 2 से हम 4 में भाग करें, क्या आएगा? 2 बार जाएगा, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है।
तो ऐसी ही संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी जिसमें किसी एक तीसरी संख्या से भाग दिया जा रहा है। किसको छोड़कर? एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से भाग दिया जा सके, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और भी हमारी भाज्य संख्याएं हैं। 4 के बाद 6 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है। ये सारी की सारी हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए 10 को उठा लिया, 10 यह भाज्य क्यों है? एक से विभाज्य हो रहा है, स्वयं से विभाज्य हो रहा है, लेकिन यही पहचान तो अभाज्य की भी है। अब अगर यहीं पर रुक जाता है कि आपने पाया कि वह एक से कट रही है, स्वयं से कट रही है, लेकिन किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रही है, तो आप उसको अभाज्य बोलते हैं। अब इसमें पहचानना है, देखते हैं कोई तीसरी संख्या मिलती है। तो आपने मान लीजिए इसको 1 से काट दिया, स्वयं से काट दिया, ठीक है। अब कोई तीसरी संख्या 2 मिला, ठीक है। यह किससे किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, स्वयं यानी 10 से कट रहा है। इन दोनों से कटने से कोई मतलब नहीं, हम कुछ नहीं पहचान सकते हैं इसे, ठीक है। अगर इतना ही होगा, यहीं पर रुक गया, ठीक है, तो हम इसको हम अभाज्य बोलेंगे। लेकिन अब हमें तीसरी संख्या अगर मिलती है, जैसे कि 2, कम से कम हमें तीसरा गुणनखंड मिल गया। गुणनखंड का क्या मतलब है? यानी जिस संख्या से हमें भाग दिया जा सके, ठीक है, पूरा पूरा भाग दिया जा सके, ठीक है। 2 से हम जो है 10 में पूरा पूरा भाग ले जा सकते हैं। 2 × 5, 2 × 25 10, 5 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो 2 जो है 10 का गुणनखंड है, यानी 10 जो है 2 से विभाजित होगा। इसके अलावा एक अन्य संख्या है 5, जबकि हमने कहा था कि अगर तीसरा नंबर मिल जाता है, ठीक है, एक को और स्वयं को छोड़कर कोई तीसरी संख्या मिलती है जिससे यह विभाजित हो सके, तो क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जबकि हमारे पास जो है और भी संख्याएं हैं, 5 भी है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? एक भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। सेम उसी प्रकार से अभाज्य का एक उदाहरण लेते हैं, 7 को उठा लीजिए। अब देखते हैं 7 अभाज्य क्यों है। भाई ये तो बात हो गई, क्लियर हो गया कि 10 भाज्य क्यों है, क्योंकि वह किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो रहा था। एक को और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो रहा था, इसलिए हमने कह दिया कि 10 क्या है? भाज्य है। अब जरा 7 को देखते हैं कि यहाँ कितनी संख्याएं मिलती हैं। आपको तुरंत एक संख्या मिल जाएगी, 1। क्यों? क्योंकि 1 जो है सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, यानी सभी संख्याओं का गुणनखंड है। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, ठीक है। और 7, दूसरी संख्या मिल गई 7। अब जरा खोजिए, कोई तीसरी संख्या है? आपने 1 से भाग दिया, कट गया। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, स्वयं से जा रहा है 7 से। अब इससे बड़ी संख्या तो भाग जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो आपको क्या मिला? 1 से विभाज्य है, स्वयं से विभाज्य है, लेकिन किसी अन्य संख्या से यह विभाज्य नहीं है। यानी एक ऐसी संख्या जो 1 को और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा जो 7 हो गया, ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये आपका भाज्य और अभाज्य था। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो 1 को और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो 1 को और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब कुछ बातें आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, एग्जाम में यहाँ से सवाल कुछ पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वह 2 है। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि 0 और 1 कहाँ चले गए? तो ध्यान देना है कि 0 और 1
ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, यह दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये कुछ शर्तों को पूरा करते हैं लेकिन इनके साथ कुछ अपवाद भी जुड़ा हुआ है। जैसे जीरो की बात करें, अभी आपको पहचान बताई गई थी भाज्य और अभाज्य में कि सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं। अब जैसे शून्य की बात करें, शून्य, तो शून्य एक से विभाजित होता है, ठीक है, पहली शर्त को पूरा करता है। अभाज्य बनने के लिए, भाज्य बनना तो दूर की बात है, ठीक है, तो शून्य जो है एक से विभाजित हो जाता है, पहली शर्त को पूरा करता है। दूसरी शर्त है कि स्वयं से विभाजित होना चाहिए, स्वयं से विभाजित होना चाहिए। अब आप जानते हो कि शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, अपरिभाषित है, अनिश्चित है यह, ठीक है। जबकि भाज्य और अभाज्य दोनों में एक एक पॉइंट था कि स्वयं से विभाज्य होती है। शून्य तो शून्य से भाग दिया ही नहीं जा सकता है, ठीक है, शून्य से भाग दिया ही नहीं जा सकता है, यानी शून्य से भाग अपरिभाषित है। जो भी लिखा हुआ है गलत चीज़ है कि शून्य से कभी भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो पहली शर्त को इसने पूरा कर दिया अभाज्य बनने के लिए, लेकिन दूसरी शर्त या अभाज्य के लिए ही नहीं पूरा कर पा रहा है, ठीक है, तो भाज्य के लिए पूरा कर नहीं सकता। तो इस वजह से शून्य जो है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, ठीक है, ना या भाज्य की शर्त को पूरा कर पा रहा है पूरे तरीके से, ना ही अभाज्य की शर्तों को पूरा कर पा रहा है। ठीक वही हाल एक के साथ है। पहली शर्त है कि एक से विभाजित होती है, एक से विभाजित हो गया, स्वयं से विभाजित होती है, यहाँ भी एक, कोई इसमें डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में एक ही आ रहा है, ठीक है, हम एक से भाग दे रहे हैं एक में, वही आ रहा है, ठीक है, स्वयं से भाग दे रहे हैं तो भी वही आ रहा है। तो इस वजह से इसको भी जो है ना ही भाज्य माना गया ना ही अभाज्य, ठीक है। आपको याद करना है कि जीरो और एक ना ही भाज्य होते हैं ना ही अभाज्य। अगर कोई आपसे पूछता है जीरो भाज्य है या अभाज्य, तो आप कहेंगे दोनों नहीं है, ठीक है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। एक क्या है, एक भी ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। तो भाई जीरो और एक तो इस भाज्य और अभाज्य की लड़ाई से बाहर हो गए, ठीक है, यह जो है इस महायुद्ध से बाहर है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। 2 जो है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 2 एकमात्र, ध्यान सुनेंगे, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। यानी 2 जो है एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य है, ठीक है। इसके अलावा पूरी अभाज्य संख्याओं में आपको कोई अन्य तीसरी संख्या नहीं मिलने वाली है जो कि अभाज्य हो और सम भी हो, ठीक है। तो सम अभाज्य संख्याओं की टोटल संख्या कितनी हो गई, एकमात्र, यानी केवल एक, ओनली वन, ठीक है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो सीख लिया, सबसे छोटी सम अभाज्य, अरे भाई तो समझा रहे हैं कि एकमात्र सम संख्या है, ठीक है। एकमात्र में अब चाहे आप सबसे बड़ी बात करें सबसे छोटी बात करें सम में, ठीक है, दोनों के लिए आपका 2 ही होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 होती है। आपने देखा था 2 के बाद 3 विषम था, ठीक है। 4 जो है आपका भाज्य होता है, ठीक है। 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 2 आपका सम है, 3 क्या है, विषम है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। अब सबसे बड़ी तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यहाँ ज्ञात कर सकते थे क्योंकि एक ही संख्या है। अब आप उसको चाहे सबसे छोटा कहो सबसे बड़ा कहो, ठीक है, सब सही है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है क्या क्या चीज़ें बताई गई कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है,
सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वह भी 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। इसके अलावा 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक, तो आपको याद कर लेना है कि 25 कितनी अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आप अभाज्य संख्याओं को लिख कर देखेंगे और उनकी गणना करेंगे तो आपको 100 तक में कितनी मिल जाएंगी, 25 अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। चलिए, ये तो बात हो गई अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब जरा भाज्य संख्याओं की बात करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए, 0 और 1 ना ही भाज्य थे ना ही अभाज्य थे। 2 अभाज्य था आपका, ठीक है, 3 भी अभाज्य था। इसके बाद 4 आता है जो कि पहली भाज्य संख्या का दर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। अब बात करें कि सम क्या होगा, यानी सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो भाई 4 तो दिख ही रहा है, सम है, कैसा है, सम है। लेकिन अब यहाँ एकमात्र सम नहीं है, ठीक है, यहाँ एकमात्र की बात नहीं हो रही है। एकमात्र की बात कहाँ हुई थी, अभाज्य के लिए हुई थी कि सम संख्या एक ही है जो कि अभाज्य है, ठीक है। यहाँ तो अनगिनत है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ठीक है, तो देखिए 4 के बाद 5 आता है जो कि अभाज्य है, ठीक है। फिर 6 आता है, भाज्य है लेकिन सम है। 7 आता है, 7 भी अभाज्य है। 8 आता है, 8 भाज्य है लेकिन सम है, ठीक है। 8 के बाद 9 ऐसी पहली संख्या होती है, 9 ऐसी पहली संख्या होती है जो कि आपकी विषम भाज्य होती है। विषम भाज्य कौन सी संख्या होती है, 9 पहली ऐसी संख्या होती है जो कि भाज्य है और क्या है, विषम है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या वह भी 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वह आपका 9 है। अब बात करें, ये तो बात हो गई 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी हैं, भाज्य कहाँ से बात हो रही है, 1 से लेकर 100 तक 25 संख्याएं अभाज्य हो गई, कितनी बच गई, 75 संख्याएं बच गई। लेकिन ठहरो, यहाँ अभी ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। कितनी संख्याएं बच गई, 75 संख्याएं बच गई। लग रहा होगा बड़ा आसान है, घटा दिया, आ गया 75, ठीक है। भाज्य संख्याएं 75 हैं। लेकिन ध्यान दो, यहाँ एक तो आपका ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, यानी यहाँ भी उसकी गिनती नहीं हुई है। और यहाँ आपको छोड़ना है, यानी 1 को इसमें से निकाल देना है। एक संख्या आपको निकाल देनी है, कौन संख्या, 1 है। आपकी कितनी भाज्य संख्याएं हो गई, 74 भाज्य संख्याएं हो गई। 1 से लेकर 100 तक 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि 1 आपका ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, उसकी दोनों जगह गणना नहीं हुई है, ठीक है। तो अब आगे जो है हम लोग समझते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य, तो आपको यहाँ क्या क्या समझना था, 0 और 1, यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो इसको आपको याद करना है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, ठीक है। क्यों नहीं है, तो आपको यहाँ समझाया गया, कुछ शर्तों को पूरा कर रहे हैं, कुछ शर्तों को नहीं पूरा कर रहे हैं। इसी वजह से जो है इन्हें क्या कहा गया, ना ही भाज्य कहा गया ना ही अभाज्य कहा गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक आपसे भाज्य संख्याएं पूछी जाए तो आपका 74 हो जाएगा। गलती से भी 75 ना करेंगे, ठीक है। 75 आपको नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सह अभाज्य की बात करते हैं। उससे पहले इसको जो है रिमूव कर दिया जाए। तो ध्यान देंगे, सह अभाज्य संख्याएं किन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका उभय निष्ठ गुणनखंड 1 होता है, ठीक है, केवल 1 होता है।
और उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब केवल एक है तो केवल एक को अगर हम सबसे बड़ा या सबसे छोटा कहें तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं सबसे बड़ा। चलिए पहले समझते हैं क्या बोला गया। सहअभाज्य किन्हीं दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब यानी जो दोनों का हो, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड को इंग्लिश में कॉमन फैक्टर बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। हम कह रहे हैं जब कॉमन फैक्टर केवल एक ही है तो क्या हम उसको हाईएस्ट बोल दें, चाहे हम हाईएस्ट बोलें चाहे लोएस्ट बोलें, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो हमको हाईएस्ट बोलना अच्छा लग रहा है, हम हाईएस्ट बोलेंगे, ठीक है। आपको भी हाईएस्ट बोलना होगा, तो ठीक है बोलिए क्या होगा। जब किन्हीं दो संख्याओं का HCF, ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो, एक हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। जब किन्हीं दो संख्याओं का मसा एक हो क्या कहेंगे, सहअभाज्य कहेंगे, ठीक है। अब सहअभाज्य कैसे पहचाना जाए, बात तो समझ में आ ही रही होगी। कहा जा रहा है कि जब किन्हीं दो संख्याओं का HCF एक हो, यानी HCF निकाल के पहचाना जाता है, ठीक है। यानी दोनों संख्याओं का आप HCF निकालते हो और अगर HCF एक आता है, महत्तम समापवर्तक एक आता है, तो आप क्या कहते हो कि दी गई संख्याएं क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब एक कुछ पॉइंट आपको ध्यान देने हैं जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है कि सभी क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, एक के बाद एक, सभी क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, सहअभाज्य होंगी। सभी क्रमागत संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य हो जाएंगी। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 और 3 है, 2 और 3 क्रम से आए हैं, 2 के बाद 3 आया है, इनका HCF निकालिए, HCF एक आएगा, ठीक है। तो जब एक आएगा क्या कहेंगे, सहअभाज्य है। इसी प्रकार से 13, 14 ले लेते हैं, 13, 14 इनका HCF कितना होगा, एक होगा, ठीक है। तो क्रम से आने वाली सारी संख्याएं क्या होती हैं, यानी सभी क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपका आता है कि दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं। दो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सदैव सहअभाज्य होती हैं। जैसे कि मान लीजिए 13 और 17 लेते हैं, 13 भी आपका अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, ठीक है। अब दोनों का HCF क्या आएगा, HCF कैसे निकालते हैं, चलिए अच्छा आपको HCF निकालना सिखाते हैं महत्तम समापवर्तक भाग विधि से। इसके लिए आपको क्या करना है, 13 से 17 में भाग देना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। एक बार जाएगा, 4 शेषफल बच जाएगा आपका। अब 4 से आप 13 में भाग करेंगे, ठीक है। यानी जो शेषफल आया है उसी से आप पिछले वाले भाजक में भाग करते हो, ठीक है। अब आपका जाएगा 3 बार, आ गया 12, 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 से जो है 4 में भाग करोगे, ठीक है। यानी इसके पिछले वाले भाजक में भाग करोगे, ठीक है। तो आपका 4 बार गया, कट गया। लास्ट में जिससे आपका कटा है वही आपको क्या होता है, HCF होता है, यानी एक क्या हो गया, HCF हो गया। तो आप देख रहे हैं 13 और 17 का HCF कितना आया, एक आया। और जब किन्हीं दो संख्याओं का HCF एक होता है तो हम क्या कहते हैं, दी गई संख्याएं क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 आपका अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य, ठीक है। इन दोनों का HCF आप निकालेंगे, एक आएगा, ठीक है। HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। और जब HCF एक होता है, दी गई संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि सभी क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, दो अभाज्य संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि कभी भी
दो सम संख्याएं कभी भी दो सम संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? सहअभाज्य नहीं होती हैं। कभी भी दो सम संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती हैं। कभी एग्जाम में आया तो ये सारे पॉइंट आपकी जो है बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, कि आप देख रहे हो दो सम संख्याएं लिखी हैं, आपको सीधा उसे रिजेक्ट कर देना है कि सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, तो कभी भी दो सम संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कम से कम एक संख्या का विषम होना अनिवार्य है। आपकी दोनों विषम है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन कम से कम एक संख्या विषम होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एक संख्या कैसी होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। दोनों विषम हो सकती हैं लेकिन दोनों सम नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, कम से कम एक संख्या विषम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं 2, यहाँ सम है 2, ठीक है, लेकिन 7 विषम है। यहाँ 14 सम है लेकिन 13 विषम है। दोनों विषम हो सकता है 13, 17, लेकिन कभी भी दोनों संख्याएं सम नहीं हो सकती। अगर दोनों सम हैं तो कभी सहअभाज्य नहीं होगा, सीधी सी बात। ठीक है, कभी भी दो सम संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जो है पहचानने में बहुत मदद करने वाले हैं कि सभी क्रमागत संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं। दो अभाज्य संख्याएं आपस में सहअभाज्य होती हैं। कभी भी दो सम संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती। कम से कम एक संख्या का विषम होना अनिवार्य है। लेकिन यही पहचान नहीं है कि आप देखते हो एक संख्या विषम लिखी है, आपने कह दिया सहअभाज्य है। आपको जांच करनी होगी। ठीक है, हाँ, इन दोनों में फिट होता है, ठीक है, इसके अदरवाइज आया है तो आप जांच करिए, HCF निकालिए। HCF 1 आता है तो आप क्या कहेंगे? दी गई संख्या सहअभाज्य है। ठीक है, चलिए अब हम अभाज्य संख्या की पहचान करना सीखते हैं। बड़े देर से सवाल मन में उठ रहा था। ठीक है, अभाज्य संख्या कैसे पहचाना जाए? कब से पढ़ रहे हैं भाज्य 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 भाज्य, कैसे पहचानेंगे कोई संख्या अभाज्य है? मान लीजिए कुछ संख्याएं तो याद कर लेंगे, एग्जाम में आ गया कि पहचानिए कौन सी संख्या अभाज्य है कौन सी नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे उसको सीखते हैं। ठीक है, इसको पहले रिमूव किया जाए उसके बाद। तो अभाज्य संख्या की पहचान क्या करना है? हमें अभाज्य संख्या की पहचान करना है। बहुत सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, आपको 1-2 स्टेप समझना है, आप आसानी से अभाज्य संख्या की पहचान करना सीख जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या हमें P दी हुई है। ठीक है, P यानी जो संख्या दी है जिसे हमें प्राइम बताना है, प्राइम है या नहीं, ठीक है, अभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो हमें एक अन्य संख्या की कल्पना करनी है। मान लीजिए वह संख्या n है। ठीक है, n एक संख्या n की कल्पना करनी है जिसका वर्ग P से बड़ा हो या फिर बराबर हो। ठीक है, आपको जो संख्या दी है आपको उसी के अकॉर्डिंग एक ऐसी संख्या की कल्पना करनी है जिसका वर्ग उस दी हुई संख्या से बड़ा हो या फिर बराबर हो। ठीक है, अब जब आपने कल्पना कर ली तो आपको क्या करना है? n के नीचे की, ठीक है, जो संख्या थी आपकी n, ठीक है, उसके नीचे की सारी अभाज्य संख्याएं लिख लेनी है और फिर उन अभाज्य संख्याओं से दी गई संख्या में भाग देना है। अगर कोई एक भी संख्या उस दी गई संख्या को डिवाइड कर देती है तो वह संख्या अभाज्य नहीं होने वाली है, वह भाज्य हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सारी की सारी संख्याओं से आपने भाग दे दिया, ठीक है, n के नीचे की सारी अभाज्य संख्याओं से भाग दे दिया लेकिन वह डिवाइड नहीं होता है तो आप क्या कहेंगे? दी गई संख्या एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 113, ठीक है, 113 हमें पता लगाना है कि 113
भाज्य है या अभाज्य, ठीक है। तो हमें एक ऐसी संख्या की कल्पना करनी है जिसका वर्ग 113 से बड़ा हो या फिर बराबर हो, ठीक है। तो आप अगर कल्पना करेंगे, ठीक है, कुछ वर्ग आपको याद होंगे, जैसे 10 का वर्ग 10,100 होता है, 11 का वर्ग 100 तो कम है भाई, 100 नहीं, 10 नहीं लेना है आपको, ठीक है। 11 को पढ़िए, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। यानी 11 का वर्ग क्या है, 11 का वर्ग, ठीक है, आप देख रहे हो 11 का वर्ग 113 से बड़ा है, और यही नियम था, बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 के नीचे की सारी अभाज्य संख्याएं लिख लेनी है, ठीक है। हाँ, 11 को भी लेना है, अगर 11 भी अभाज्य, यानी जो आपने n की कल्पना की है वह खुद अभाज्य, तो आप उसको भी ले लीजिए, ठीक है। यानी वहीं से शुरू करना है, ठीक है। नीचे की सारी संख्याएं लिख लेनी है, कौन सी, अभाज्य वाली। तो चलिए कौन कौन संख्या हो जाएंगी, 11 खुद हो जाएगा, 11 के नीचे आपका 7 होता है, 5 होता है, 3 होता है, 2 होता है। ये आपकी जो है 11 से नीचे की, यानी 11 को लेकर 11 से नीचे क्या है, अभाज्य संख्याएं। अब आपको बारी बारी से भाग देना है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, 2 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको पहले ही पता है कोई भी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड होने वाली नहीं है, ठीक है। 2 से केवल सम संख्याएं डिवाइड होती हैं, और सम संख्या अभाज्य होती नहीं है। एक ही तो संख्या है 2, ठीक है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो आपसे 2 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लेगा, ठीक है। आप 3 से भाग करिए, 3 से 113 में भाग करिए, 3 त्रिका 9, 23 नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से नहीं कटा। 5 से आपने भाग दिया, ठीक है, 5 दूनी 10, 13, 5 10 नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से भाग देते हैं, 7 से बड़ी आशाएं, चलिए देखते हैं। 7 एकन्नम 7, 43, 7 छंग 42, एक शेष फल बच गया। 7 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सका। 11 से देखते हैं, 11 एकन्नम 11, 0 नहीं हो सका, ठीक है। आप देख रहे हो कि आपने एक संख्या n की कल्पना की, n माने यहाँ क्या है, n का मतलब 11। आपने एक संख्या की कल्पना की, संख्या क्या थी, 11 थी, ठीक है। 11 के नीचे की, हाँ, 11 का वर्ग जो था वो आपका दी गई संख्या से बड़ा था, ठीक है, या फिर बराबर हो सकता था, ठीक है। आपने उस संख्या से, जिस संख्या की कल्पना की है, उसके नीचे की सारी अभाज्य संख्याएं नोट कर ली, ठीक है, सारी अभाज्य संख्याएं नोट कर ली। उसके बाद उन अभाज्य संख्याओं से बारी बारी से दी हुई संख्या में भाग देना शुरू किया। कोई भी संख्या जो है डिवाइड नहीं कर पा रही है, तो क्या कहेंगे, 113 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। एक और संख्या लेते हैं, 179। 179 क्या करना है, पहला स्टेप, आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग 179 से बड़ा या बराबर हो, ठीक है। 11 का तो 121 आया था, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 गया ऊपर, ठीक है। चलिए n का मान क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। n का मान यहाँ क्या आ गया, 14। 14 का वर्ग जो है 179 से बड़ा है, हमारी दी गई संख्या से क्या है, बड़ा है। इसके नीचे की सारी अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, यही संख्याएं होंगी। एक अन्य संख्या आएगी 13, 11, 7, 5, 3। 2 को हमें नहीं लेना है, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। कोई भी विषम संख्या जो है डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, 2 से जो है डिवाइड नहीं होती है पूरा पूरा। अब आपको इसमें 3 से भाग देना है, 3 पचे 15, 29 नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से भाग दीजिए, 5 3 15 और 29, ये भी नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटा। 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14, 15 16 17 39, नहीं, 7 से नहीं कटेगा। 11 से भाग करते हैं, 11 एकन्नम 11, 69 नहीं कटने वाला। 13 से भाग करते हैं, 13 एकन्नम 13, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। आप देख रहे हो दी हुई अभाज्य संख्याओं में से, यानी जो आपने निकाली है, किसी से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, नहीं विभाजित हुआ, ठीक है, नहीं विभाजित हुआ। आप क्या कहेंगे, 179 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आपको बस 1-2 स्टेप करने होते हैं। एक संख्या सोचनी होती है जिसका वर्ग दी गई संख्या से बड़ा या बराबर होना चाहिए। फिर उस संख्या, सोची गई संख्या के नीचे की सारी अभाज्य संख्याएं लिखनी होती हैं।
उन्हीं अभाज्य संख्याओं से दी गई संख्या में भाग करना होता है। ठीक है, भाग करने पे अगर डिवाइड हो जाती है, किसी भी एक संख्या से डिवाइड हो जाती है तो अभाज्य संख्या होती है, और अगर नहीं होती है तो क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि अवधारणा ज़्यादा क्लियर हो। इसको क्लियर कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन आता हुआ, याद करने वाली बात है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 75 और ऑप्शन नंबर डी 100। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया था 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य कितनी है, 74 हैं। आपने कहा 75 होना चाहिए, हमने कहा भाई एक को छोड़ो, ठीक है, क्योंकि एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक है, तो कितनी संख्याएं अभाज्य हो गई, 25, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य नहीं है, इसका मतलब 3 संख्याएं सह अभाज्य हैं, एक नहीं है, उसको पहचानना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड हमारे यूज हो सकते हैं। कुछ ट्रिकें यहाँ काम आएंगी क्या, देखना वाली बात होगी। 11 13, 12 13, और क्या है ऑप्शन में, 2 25, 6 27, ये चीज़ें थी ऑप्शन में आपके। 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। कभी भी दो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य होती हैं, तो ये आपका सह अभाज्य हो गया। 12 13 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, हो गया। 2 25, 2 और 25, चलिए इनका निकाल के देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है। चलिए भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 का नम 2, 5 शेषफल 2 दूनी 4 1। अब जो आपका शेषफल बचता है यही नया भाजक बनता है। अब पुराना वाला भाजक बन जाता है भाज्य, यानी अब उसमें भाग देना है। 1 2 2 कट गया। ठीक है, एक क्या हो गया यहाँ, HCF हो गया। ठीक है, HCF हो गया, तो ए आपका जो है देख रहे हैं HCF एक आया है, ए भी सहभाज्य हो गया। 6 27 आपको सीधा दिख रहा है, 6 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 27 27 भी 3 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ एक नहीं है, HCF क्या है, 3 है। ठीक है, यानी ए आपका सह अभाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जिसपे 6 27 है वह आपका सह अभाज्य नहीं है, बाकी 3 संख्याएं सह अभाज्य है। आप देख रहे हैं ट्रिकें जो है किस तरीके से हमारी मदद कर रही हैं कि क्रमागत संख्याएं, ठीक है, क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य, ठीक है, 2 अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य, और कुछ संख्या का आपको निकाल लेना है। ठीक है, कुछ आपको एक्सपीरियंस भी होगा तो और आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी, 0 1 2 3, कौन सी है, 0 और 1 तो ना भाज्य होते ना ही अभाज्य। सबसे छोटी आपकी 2 थी। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी थी, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, 0 1 2 3, कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं, एकमात्र, एकमात्र का मतलब केवल एक, कौन सी संख्या थी, 2 2 एक ऐसी संख्या थी जो अभाज्य भी थी और सम भी थी। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है कि एक संख्या ऐसी है जो सम है और अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, 31 67 91 97, क्या क्या है ऑप्शन में, 31 है, 67 है, 91 है और 97 है। कौन सी संख्या सह अभाज्य नहीं है, चलिए जांच करते हैं। सबसे ऊपर की संख्या को ही ले लेते हैं, 97। ठीक है,
एक ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्ग 97 से बड़ा हो, ठीक है, जिसका वर्ग क्या हो, 97 से बड़ा हो। आपको मिलेगा 10, 10 का वर्ग 100 होता है, यानी n आपको मिल चुका है, n का मान 10। अब इसके नीचे की सारी अभाज्य संख्याएं नोट करनी है। 7 नोट करना है, 5 नोट करना है, 3 नोट करना है, 2 को नोट करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कभी भी जब आपसे पूछता है कौन सी संख्या अभाज्य है कौन सी नहीं है, तो सारी विषम संख्याएं देता है, ठीक है। और विषम संख्याएं 2 से डिवाइड होती नहीं है, तो 2 से भाग देने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको पहले पता हो डिवाइड नहीं कर सकता। चलिए अब बारी बारी सबसे भाग देकर देखते हैं। 3 से 31 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 31 आपका अभाज्य हो गया, ठीक है। 67, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नहीं कट रहा है 3 से। 5 से भी नहीं कटेगा। 7, 7 9 63, 7 से भी नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य हो गया, ठीक है। इसको भाग देते हैं। 3 त्रिका 9, 0 नहीं कट रहा है 3 से। 5 से, 5 से तो नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं। 7 51 7, 2 शेष फल बच गया। 7 त्रिक 21, ए कट गया आपका, ठीक है। 7 से कट गया, यानी 91 क्या है आपका, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। और पूछा था कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी 91 सही हो जाता है। चलिए इसकी भी जांच कर लेते हैं, बच गया है। 3 से भाग देते हैं। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, शेष फल बच रहा है, नहीं कटेगा। 5 से, 5 1 5, 47, 5 9 45, नहीं कट रहा है, ठीक है। 7 1 7, 7 त्रिक 21, नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो 97 भी आपका अभाज्य हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं 91 हमारा 7 से कट गया था, ठीक है, यानी n के नीचे की एक अभाज्य संख्या से कट गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य है। और पूछा हुआ था कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अब जो संख्या यहाँ पर भाज्य होगी वही यहाँ पर अभाज्य नहीं है, ठीक है। अभाज्य ना होने का क्या मतलब है, भाज्य होगी, ठीक है। तो 91 आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि कैसे n अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात की जाएं, उनकी कुल संख्या कैसे ज्ञात की जाए, ठीक है। जैसे हमने कहा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, या 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, इसके बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।